टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश और गुलाम वंश के जो शासक हैं रजिया सुल्तान की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने बात की है दोस्तों इल्तुतमिश की और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने स्टडी की है। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिएगा आज हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश को पूरा कवर करेंगे और गुलाम वंश को कवर करने के साथ ही हम रजिया सुल्तान की चर्चा करेंगे, मोइनुद्दीन बैराम शाह की बात करेंगे, नासिरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रजिया सुल्तान। देखिएगा, रजिया जो सुल्तान है इसका जो टाइम पीरियड था वो दोस्तों 1236 से लेकर 1240 तक इसका टाइम पीरियड था, यानी कि 4 साल तक ये शासन करती है। देखिएगा, देखिए दोस्तों, जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान एक स्त्री थी और स्त्री होने के नाते दोस्तों ये सिंहासन पर बैठ जाती है, लेकिन जो सूबेदार थे, प्रांतों के सूबेदार थे, ये प्रांतों के सूबेदार इस स्त्री को सिंहासन पर बैठने के नागवार गुजरे थे, यानी कि उसका विरोध कर रहे थे कि एक स्त्री है जो सिंहासन पर नहीं बैठ सकती, ठीक है, शासन नहीं कर सकती। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि एक स्त्री सुल्तान के सिंहासन पर बैठना विभिन्न प्रांतों के सूबेदारों को नागवार गुजरा, यानी कि विभिन्न प्रांत थे दोस्तों, उन प्रांतों के जो सूबेदार थे वो इससे नाराज थे कि एक स्त्री सुल्तान के पद पर नहीं बैठ सकती। इन विद्रोह में इल्तुतमिश का वजीर, देखिएगा दोस्तों, इसमें एक वजीर था इल्तुतमिश का, ठीक है, यानी कि ये रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और अपने जीते जी उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। लेकिन जो रजिया सुल्तान का जो एक भाई था, यानी कि उसने इसका विरोध किया और वो क्या है, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, ये इसके सुल्तान के पद पर बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों अपनी बुद्धिमत्ता से वे वापस से गद्दी को क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, ले लेती है और उसको युद्ध में हराकर उसको बंदी गृह में डाल देती है, ठीक है। तो इन विद्रोह में इल्तुतमिश का एक वजीर था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, निजामुद्दीन जुनैदी। देखिएगा, ये निजामुद्दीन जुनैदी है, ये भी था, यानी कि जो विद्रोहियों के अंदर, ठीक है, वजीर था किसका, इल्तुतमिश का। ये भी निजामुद्दीन जुनैदी भी क्या करता है, रजिया सुल्तान को पद पर बैठने का विरोध करता है कि ये कहता है कि एक स्त्री होने के नाते सुल्तान के पद पर नहीं बैठ सकती। दिल्ली में विद्रोहियों ने विद्रोह भी किया, ठीक है, किसके मतलब विद्रोहियों ने विद्रोह किया कि रजिया सुल्तान पद पर नहीं बैठ सकती, लेकिन रजिया ने उस विद्रोह का क्या कर दिया, वहीं पर इसको दबा दिया, उसका ही वहीं पर उस क्या कर दिया, उसका दमन कर दिया दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, रजिया फिर क्या करती है कि रजिया फिर ये पर्दा प्रथा त्याग देती है, यानी कि पर्दा प्रथा थी दोस्तों, ये पर्दा प्रथा त्याग देती है और पुरुषों की भांति ही वस्त्र पहनना प्रारंभ कर देती है और दरबार में बैठना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। तो रजिया ने पर्दा प्रथा पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए और व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का क्या करती है, उल्लंघन करती है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि कहने का मतलब है कि जो इस्लाम धर्म की जो परंपराएं थी दोस्तों, स्त्री होने के नाते जो स्त्री को निभानी पड़ती है, उन सभी परंपराओं को क्या करती है, वो उल्लंघन करती है। कौन, रजिया सुल्तान, ठीक है। इन सब का दरबार में शक्तिशाली तुर्कों ने क्या किया, खुलकर विरोध किया। भटिंडा के एक गवर्नर थे, हम यूँ कह सकते हैं एक सरदार थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मलिक अल्तूनिया। देखिएगा, मलिक अल्तूनिया एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रजिया सुल्तान का विरोध नहीं किया। अतः क्या होता है कि जो रजिया सुल्तान का विरोध नहीं करते मलिक जो अल्तूनिया, ये तुर्क नेता था और ये तुर्कों की सिंपैथी लेने के लिए दोस्तों, जो रजिया सुल्तान है ये मलिक अल्तूनिया से क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है, ठीक है, और अपने अपने खुद को मजबूत करना चाहती थी, इसलिए उसने मलिक अल्तूनिया से वो क्या करती है, विवाह करती है। लेकिन दोस्तों ये जो उसकी सोच थी, उसकी जो बुद्धि थी, जो तुर्कों से सिंपैथी, या हम यूँ कह सकते हैं अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये क्या करते हैं, असफल हो जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। देखिएगा, इन सब का दरबार में शक्तिशाली तुर्कों के ने खुलकर क्या किया, विरोध किया दोस्तों। बठिंडा के गवर्नर थे सरदार मलिक अल्तूनिया,
एक तुर्क नेता था जिससे रजिया का विरोध नहीं किया। अतः रजिया ने अल्तुनिया से निकाह कर लिया। निकाह कर अपनी स्थिति को मजबूत करनी चाहिए, परंतु असफल हो जाती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एक स्त्री थी और जो विभिन्न प्रांतों के जो सरदार थे वो इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अल्तुलिया ने इसका विरोध नहीं किया, तो दोनों को दोस्तों आगे जाकर दोनों का वध कर दिया जाता है, अल्तुलिया का और रजिया का, ठीक है। देखिएगा, कुछ समय पश्चात मलिक अल्तुनिया और रजिया की से क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है। कुछ कुछ समय पश्चात दोनों सेना लेकर एक बहराम शाह को पराजित करना चाहा, ठीक है। बहराम शाह था दोस्तों, इसको पराजित करना चाहते थी, किंतु क्या होता है कि सभी तुर्कों ने मिलकर रजिया और अल्तुनिया का क्या करती है, यानी कि हत्या करके कैथल नामक स्थान पर इस कैथल कैथल नामक स्थान पर अल्तुनिया और रजिया का क्या कर देता, वध कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस रजिया सुल्तान के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो शासक है बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह, ठीक है। तो अभी आपने पहले जो आराम शाह है, बेराम शाह है ना, तो शाह शाह ऐसे याद रखिएगा। मुइजुद्दीन बहराम शाह का जो टाइम पीरियड था, यानी कि 1240 से लेकर 1242 तक, इन 2 साल तक की शासन करते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखिएगा दोस्तों। बैराम शाह था ना, ये देखिएगा, रजिया के बाद अगला जो शासक है वो बैराम शाह था। यह एक तुर्क नेता था दोस्तों। इसका सुल्तान के लिए चुनाव इस शर्त पर किया गया, यानी कि बैराम शाह का जो सुल्तान बनने का या बनाने का चुनाव इसलिए किया गया था कि वह एतगिन, मतलब एक, ये भी एक तुर्क नेता था, एतगिन की जो नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त करे। यानी कि जो इस बैराम शाह को इस शर्त पर नियुक्त किया गया था कि जो एतगिन था, उस एतगिन को नायब ए मामलिकात पद पर वो क्या करे, नियुक्त करे, ठीक है। एतगिन इस पद पर आते ही समस्त सत्ता अनौपचारिक रूप से अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे ही जो बैराम शाह है एतगिन को नायब ए मामलिकात पद पर नियुक्त करते हैं, तो एतगिन मौका पाकर यह हम यूं कह सकते हैं कि समस्त सत्ता औपचारिक रूप से अपने हाथ में ले लेते हैं और शासन चलाना प्रारंभ कर देते हैं। इसी से तंग आकर बैराम शाह ने इसका क्या करवा देता है, वध करवा देता है, इसकी हत्या करवा देता है, ठीक है। यानी कि इसको नियुक्ति भी बैराम शाह करता है और उसकी हत्या भी बैराम शाह ही करवा देता है, ठीक है। इस घटना के बाद तुर्क बैराम शाह से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जो सभी जो तुर्क थे, क्योंकि आपको पता है जो एतगिन था ये भी तुर्क था, ठीक है। और इस रीजन से क्या होता है फ्रेंड्स, जो सभी जो तुर्क थे वो बैराम शाह से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। यह ईर्ष्या कुछ ही समय में क्या हो जाती है, एक विद्रोह का रूप धारण कर लेती है, एक विकराल विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। अंततः दिल्ली में विद्रोह के दौरान बैराम शाह का क्या कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, इसका भी क्या कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये मुइजुद्दीन बैराम शाह है, एक शर्त के आधार पर ही सुल्तान बना था। और सुल्तान बनते ही, यानी कि शर्त क्या थी कि एतगिन को नायब ए मामलिकात नामक पद पर नियुक्त करे। लेकिन आपको पता है कि दोस्तों जैसे ही नायब ए मामलिकात पद पर एतगिन आसीन होता है, तो वह औपचारिक रूप से शासन अपने हाथ में ले लेता है, तो वो अच्छा नहीं लगता किसको, बैराम शाह को। तो बैराम शाह मौका पाकर इसका वध करवा देता है। लेकिन सभी जो तुर्क थे, तुर्क बैराम शाह से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो जैसे दोस्तों आपको पता है, जैसे दूसरों के लिए गड्ढा खोदा जाता है, वो उसी गड्ढे में जाकर खुद गिर जाता है, तो वैसे ही इसने गड्ढा खोदा और सभी तुर्क इससे ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या करते ही मौका पाकर इसका क्या कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे, दोस्तों ये जो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको अलाउद्दीन मसूद शाह है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि ये, सॉरी, ये है अलाउद्दीन, देखिएगा लिख लीजिएगा, अलाउद्दीन अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह। ये दोस्तों ये शासक है अगला, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो आप लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पर मैंने व्हाइटनर जब लगाया तो थोड़ा सा इसमें ये प्रिंट में, या हम यूं कह सकते हैं कि पीडीएफ बनाने में ये अक्षर इसके आए नहीं है। तो आप लिख सकते अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। ओके, बात करते हैं आगे। देखिएगा अलाउद्दीन मसूद शाह है, इसका भी जो टाइम पीरियड अगर हम देखें
तो ये भी 4 साल तक शासन करता है, 1242 से लेकर 1246 तक ये शासन करते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो बहराम शाह है, बहराम शाह के उत्तराधिकारी अलाउद्दीन मसूद शाह का पतन भी उसी तरह हो जाता है। किसकी तरह? ऐसे बहराम शाह की तरह, मुइजुद्दीन बहराम शाह की तरह ही भी इस अलाउद्दीन मसूद शाह का पतन होता है। इसी के संबंध में दोस्तों आपको पता है, बलबन, जो बलबन था, गयासुद्दीन बलबन, बहुत ही खतरनाक शासक था दोस्तों गुलाम वंश का। तो गयासुद्दीन जो शासक, गयासुद्दीन बलबन आमिर ए हाजिम, ठीक है, यानी कि जब जो अलाउद्दीन मसूद शाह थे शासक थे, उस वक्त जो बलबन था वो आम, आमिर ए हाजिम, अर्थात हम कह सकते हैं दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख था ये। इसका आमिर ए हाजिम का अर्थ होता है शिष्टाचार का प्रमुख है। ये इस पद पर नियुक्त था कौन? बलबन, गयासुद्दीन बलबन। धीरे धीरे क्या होता है कि सभी जो अधिकार अपने हाथ में ले लेता है कौन? बलबन। तो दोस्तों हम अलाउद्दीन महसूद शाह है, इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगला शासक हम देख लेते हैं। देखिएगा, अगला शासक है नासुरुद्दीन महमूद। नासुरुद्दीन महमूद, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1246 से लेकर 1265 तक ये शासन करते हैं, लंबे समय तक शासन करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, बलबन के साम्राज्य के अधिकतर अधिकार अपने हाथों में में तो ले लिया था कौन? बलबन। किंतु विद्रोह से बचने के कारण उसे उत्तराधिकारी यानी कि नासुरुद्दीन महमूद को सशर्त सुल्तान बनाया गया था। वैसे तो बलबन है, मैं अलाउद्दीन मसूद शाह के शासन काल में ही अपने अधिकार अपने हाथों में ले लेता है, लेकिन वो खुद से विद्रोह बचने के लिए वह क्या कर लेता है, अपना उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन महमूद को एक सुल्तान के पद पर नियुक्त कर देता है, ठीक है। कौन? बलबन। सुल्तान ने अमीरों अमीरों यानी कि तुर्कों से समझौता तथा समर्पण करके अपनी सत्ता को स्पष्ट कर लेता है कौन? नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। इसलिए लगभग 2-20 साल तक सत्ता में बना रहा, और बलबन भी अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर देता है, यानी कि सिंपैथी लेने के लिए, ठीक है, अपनी तरफ करने के लिए। सुल्तान ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी, यानी कि जो उलुग खां है, ये उपाधि है दोस्तों। वैसे आपको पता है कि उलुग खां और नुसरत खां, जो आपको पता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो इसके दो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, और वो जब राजस्थान के जो रणथंबोर है उस पर आक्रमण करते हैं, तो वो उल्लू खां, नुसरत खां, जो उल्लू खां एक नाम भी है और एक उपाधि भी है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता है कि यानी कि जब नासरुद्दीन महमूद के साथ बलबन अपनी पुत्री का विवाह करता है, तो जो नासरुद्दीन महमूद है, अपने जो नासरुद्दीन महमूद है, वो किसको, यानी कि बलबन को क्या करता है? उलुग खां की उपाधि दे देता है। इसी के शासन काल से बलबन एक शक्ति के रूप में उभरा, यानी कि नासरुद्दीन शाह के शासन काल में ही जो बलबन है उसकी भी बहुत शक्ति बढ़ चुकी थी, एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ा, यानी उभरा। इसकी मृत्यु, किसकी मृत्यु? नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1265 ईस्वी में हो गई, जिसके पश्चात बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जैसे ही अपने ससुर की मृत्यु हो जाती है, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है, और फिर 1265 में, और 1265 में ही गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी संभाल लेता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो गयासुद्दीन जो बलबन है, और गयासुद्दीन बलबन ने जो गद्दी संभाली, और उसने क्या कौन कौन से पद पर नियुक्त हुए, कौन क्या क्या काम काम किया, उन सभी के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। गयासुद्दीन बलबन का जो टाइम पीरियड था वो 1265 से लेकर 1287 तक ये शासन करते हैं दोस्तों। और देखते हैं शासन करने के साथ साथ उसने क्या क्या काम करते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, सुल्तान बलबन का जो पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन है, और इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था दोस्तों, याद रखिएगा। पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, और उसका वास्तविक जो नाम था बहाउद्दीन था, ठीक है, बहाउद्दीन, ठीक है। इल्तुतमिश की भांति, यानी कि बलबन भी एक इल्बरी तुर्क था। जैसे इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क जनजाति का था, वैसे बलबन भी एक इल्बरी तुर्क जनजाति का एक तुर्क था, ठीक है। उसने एक नवीन राजवंश लाया था, बलबनी वंश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बलबन ने अलग से ही एक राजवंश लाया था, उसको बलबनी वंश कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब बलबनी वंश की नींव डालते हैं गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। बलबन बचपन से ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते इसके जीवन के बारे में, यानी कि जो बलबन था, बलबन मंगोलों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, पकड़ा गया था, जिससे उन्होंने गजनी और के बसरा
के निवासी जो गजनी है, गजनी का एक बसरा है, उसका प्रांत है, और उस गजनी प्रांत के बसरा के निवासी एक थे ख्वाजा जलालुद्दीन, यानी कि ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथों ये बेच दिया जाता है। यानी कि जो बचपन में जो गजनी के एक निवासी थे बसरा के, ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथों में ये बेच दिया जाता है। इसका मतलब ये भी गुलाम था, ठीक है। कुछ समय बाद यह दिल्ली लाया गया। फिर क्या होता है कि दिल्ली उसको लाया गया गजनी से, बसरा से, जहां ग्वालियर के पास ग्वालियर विजय के पश्चात लौटते समय उसे खरीदा गया था। यानी कि ग्वालियर था, ठीक है दोस्तों, ग्वालियर यूपी के अंदर है, और ग्वालियर के पास जो ग्वालियर की जब विजय होती है तब उसको क्या करते हैं, खरीद लिया जाता है। और किसके द्वारा, यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा इसको खरीदा जाता है। तो उसको ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार बलबन की इल्तुतमिश का गुलाम था, यानी कि इल्तुतमिश का गुलाम था ये। इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे हसदार का पद दिया। यानी कि जब ग्वालियर लाया गया और ग्वालियर के अंदर जब युद्ध हो रहा था तो उसकी साहस और उसकी बुद्धि और इसकी निडरता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश इसको क्या करता है, यानी कि खरीदता है और इसको एक पद देता है, खसदार पद देता है। और रजिया के शासनकाल में वह आमिर ए शिकार के पद पर नियुक्त हो जाता है। और यानी कि बलबन है वो भी रजिया के समय आमिर ए शिकार के पद पर नियुक्त होता है। देखिए दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन कितना बुद्धिमान था। वो धीरे 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 शासकों के मध्य रहते हुए पद पर आसीन होते हुए अपनी बुद्धिमत्ता से एक आगे जाकर बड़ा ही एक सम्राट बन जाता है, ठीक है। देखिएगा, यानी कि खसदार, यानी कि इल्तुतमिश के समय ये खसदार के पद पर नियुक्त हुआ। जैसे ही इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को क्या करता है, उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। यानी कि जब रजिया सुल्तान पद पर आती है, गद्दी पर बैठती है, यानी सुल्तान बनती है, तब वह रजिया के सुल्तान के समय में आमीर शिकार के पद पर नियुक्त हो जाता है। और मौका पाकर दोस्तों आगे जाकर ही खुद शासक बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। आगे बात करें अगर हम, तो दोस्तों जो बैराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे आमिर ए आबूर का पद मिला, ठीक है। बैराम शाह के सुल्तान, जब बैराम शाह सुल्तान बनता है, ठीक है, तब उसको कौन सा पद दिया जाता है, अमीर ए आबूर, अमीर ए आबूर का पद मिलता है। रजिया सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र में बलबन ने तुर्कों का भी साथ दिया। जैसे ही मौका पाता है कि रजिया सुल्तान की जो शक्ति है बिल्कुल कम होती जा रही है, तो ये मौका पा लेता है, और मौका पाकर दोस्तों ये जो तुर्कों ने जब रजिया सुल्तान के विरुद्ध सब षड्यंत्र रचते हैं, तब बलबन भी उनके साथ हो जाता है। यानी कि मौका पाकर उनका साथ दे देता है। मसूद शाह ने उसे आमिर ए हाजिब, यानी कि मसूद शाह जब शासक बनते हैं, तब ये उनके यानी कि आमिर ए हाजिब के पद पर ये नियुक्त हो जाता है। देखिए सभी शासकों के शासन काल में आता है और कौन कौन से पद पर ये धारण होता है। जब 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन मसूद से की, तो उलुग खां की उसको उपाधि भी दी गई थी। मैंने आपको पीछे बता दिया। नायब ए मामली कात का पद भी फिर उसको मिलता है। दोस्तों जो बलबन है, बलबन ने विषय में कहा गया है, यानी बलबन के बारे में कहा गया है कि ये लोहे और रक्त की नीति अपनाता है, रक्त और लोहे की नीति अपनाई। और बलबन ने राजत्व सिद्धांत की दो विशेषता बताई है, यानी कि जो राजा है वो राजत्व सिद्धांत की दो विशेषता बताई। क्या बताता है, एक तो सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, यानी कि सुल्तान का जो पद होता है वो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक पद होता है, ठीक है। तो अपने आप को गॉड समझने लगे, भगवान समझने लगे। और सुल्तान का पद क्या होता है, एक निरंकुश होता है, यानी कि सुल्तान का निरंकुश होना अति आवश्यक है। ये कहने वाले कौन थे, ये बलबन था, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो दो उसने सिद्धांत चलाए, राजत्व सिद्धांत की, एक तो सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और सुल्तान का निरंकुश होना अति आवश्यक होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो सुल्तान राजत्व, यानी कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि होता है जो सुल्तान। और प्रतिनिधि का मतलब सियासत ए खुदाई, और प्रतिबिंब यानी कि जिल्ले अल्लाह है, यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। इसने सम्राट के पद को देवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। यानी कि जो बलबन है
बलबन ने जो जो सम्राट का जो पद है वो देवीय घोषित करता है और सभी की सभी सत्ता यानी कि सारी की सारी सत्ता अपने हाथों में ले लेता है। देखिए दोस्तों, बलबन ने दो प्रथाएं चलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। दो प्रथा चलाई, एक तो सिजदा और एक है पाबोस या पावोस। देखो सिजदा क्या होता है, झुक कर यानी कि सिर झुककर सिर झुकाकर बैठना, यानी कि इसने जो सम्राट के सामने नजरों से नजर ना मिलाकर बात ना करना, यानी कि सिर को झुकाकर बैठना। एक है पावोस या पाबोस का मतलब है पाँव को चूमना, ठीक है। तो ये दो प्रथा इसको किसने चलाई, बलबन ने चलाई, सिजदा और पाबोस या पावोस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसे इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए तुर्कान ए चहलगामी, देखिएगा इल्तुतमिश ने जो एक शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ मंत्री या हम के सरदारों का एक संगठन बनाता है। 40 जो गुलामों का संगठन बनता है, जो 40 गुलाम चालीसा दल भी कहते हैं, ठीक है। तो उसका नाम तुर्कान ए चहलगानी, और यह हम यूं कह सकते हैं गुलाम चालीसा दल के गठन को उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। यानी कि रजिया सुल्तान से पहले इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40 गुलामों का एक दल बनाता है, जिसको हम कहते हैं तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है। इस दल को समाप्त करने वाला कौन था, गयासुद्दीन बलबन था। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखते हैं आगे। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ जो दुर्गों का निर्माण भी करवाता है, यानी कि जो उत्तर पश्चिमी जो सीमा है ना, वहां पर अच्छे दुर्गों का निर्माण भी करवाता है। उसने अपने दरबार में प्रति वर्ष फारसी त्योहार, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने दरबार में फारसी त्योहार था एक नौरोज, बड़ी धूमधाम से शान शौकत से मनाने के लिए मनाता है, यानी कि ये प्रथा प्रारंभ करवाता है, ठीक है। तो नौरोज होता है, ये नौरोज शान शौकत से मनाने का एक प्रथा थी दोस्तों, और ये इसे प्रथा को प्रारंभ करने वाले गयासुद्दीन बलबन थे, ठीक है। अपने साम्राज्य में सभी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने एक शक्तिशाली गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है, और वह गुप्तचर विभाग है बरीद ए मुमालिक, ठीक है। ये गुप्तचर विभाग है, डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो गुप्तचर यानी कि गुप्त में सूचना प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ये बरीद ए मुमालिक होता है। बलबन के दो पुत्र थे दोस्तों, एक तो मोहम्मद खां और एक बुगरा खां, याद रखिएगा, दो पुत्र थे, मोहम्मद खां और बुगरा खां। तो हम मोहम्मद खां के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, मोहम्मद खां है दुर्ग बनाने के बावजूद भी सन 1286 में मंगोलों आक्रमण से जूझते हुए मोहम्मद खां क्या है, मारा जाता है। इसके अधीन मुल्तान और लाहौर दो राज्य थे। इसी के आश्रय में आमिर हसन थे, यानी इसके दरबार में, जो कि बाद में बलबन के पास चले जाते हैं उसकी मृत्यु के बाद में, ठीक है। सॉरी, बलबन के पास चले जाते हैं इसके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और उसके इसका इसका विरोध में सन 1287 में ये क्या मारा जाता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो याद है आपको रखना है, गयासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर 1287 तक ये शासन करते हैं। उसका मूल नाम बाहुद्दीन था, किस वंश का था, इलवरी तुर्क था ये, और देवी राजव यानी कि देवी राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादक था ये प्रथम। इसने लोह रक्त की नीति अपनाता है। और सेजदा और पाबोस दो प्रथा, जो सेजदा था सिर झुकाकर बैठना, पाबोस यानी कि पाँव को चूमना प्रथा प्रारंभ करता है। और उसने फारसी त्योहार नौरोज का प्रारंभ भी करता है। तो दोस्तों, आज हमने बात कर ली बलबन के बारे में। आपको कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता कि बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो दोस्तों, अच्छा लगा तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा, ठीक है दोस्तों। शेयर सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए, ठीक है। तो दोस्तों, कल मिलते हैं, एक अलग राजवंश के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे को इजाजत दीजिएगा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।